वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में स्टडी किया था, आरबीसी के बारे में स्टडी किया था, प्लाज्मा के बारे में स्टडी किया था कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या पाई जाती हैं, और आरबीसी के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया था। बट डब्ल्यूबीसी के कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। WBC जिसे कॉमनली जो है वाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं और उसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। तो WBC के टाइप्स भी प्रेजेंट होते हैं। WBC आर मेनी टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट्स। अब ये ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, इसके पहला लेक्चर में डिस्कस किया था, बट आज हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे कहते हैं विदाउट ग्रेन्यूल्स। जब साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स, बट अगर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में टू टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट होता है थ्री टाइप्स का, इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो इन सब के फंक्शन क्या होते हैं, पहले हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि बॉडी में कितने परसेंट में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% प्रेजेंट होता है बॉडी में, मोनोसाइट जो होता है वो 6 to 8% प्रेजेंट होता है, और ईस्नोफिल जो होता है वो 2 से 3% होता है, बेसोफिल 0.5 से 1% होता है, न्यूट्रोफिल 62 to 65%। नीट के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके परसेंटेज, क्योंकि एमसीक्यूज में इनके परसेंटेज साथ साथ में इनका फंक्शन जरूर पूछा जाता है। तो अब ये लिम्फोसाइट काम क्या करता है, लिम्फोसाइट आर मेनली टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, ये जो दोनों लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए। मतलब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज करते। कौन इंक्रीज करता, हमारा बी लिम्फोसाइट और हमारा टी लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइट क्या करता है, जो कि 6 से 8% प्रेजेंट होता है WBC में। मोनोसाइट का काम क्या होता है, मोनोसाइट जो है वो फैगोसाइटोसिस का काम करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। अब बॉडी में डिस्ट्रॉय किसको करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को। मतलब जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये मोनोसाइट क्या करता है, वो उसको किल करता है। उसके बाद है क्या, ईस्नोफिल, जो कि 2 से 3% होता है। ये क्या करता है, जब बॉडी में बहुत पर्सन होते हैं, हर किसी को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, तो ये जो ईस्नोफिल होता है ये एलर्जी के कंडीशन में, मतलब एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब बॉडी में किसी चीज से एलर्जी होती है तो ये ईस्नोफिल क्या करता है, उसमें उसकी रिकवरी में हमारी हेल्प करता है। तो ईस्नोफिल क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या, बेसोफिल, जो कि 0.5 से 1% प्रेजेंट होता है। ये हिस्टामाइन और सेरोटोनिन सिक्रीट करता है बेसोफिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए। मतलब जब बॉडी में कोई भी कहीं भी स्वेलिंग हो गई है और धीरे धीरे वो स्वेलिंग क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही, तो वो उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल होता है कितना परसेंट से, 60 to 65% होता है। ये फैगोसाइटोसिस का काम करता है। ये भी मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों ही मिलकर बॉडी में जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इंटर करता है, ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम कॉमनली प्लेटलेट्स कहते हैं। अब थ्रोम्बोसाइट बॉडी में कितना होता है, 1 लाख to 3 लाख, मतलब ये बहुत ज़्यादा बॉडी में पाया जाता है। प्लेटलेट्स के नंबर बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है। जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, बाकी किसी के अंदर भी प्लेटलेट्स नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल। अब ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, इसका प्रोडक्शन होता है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट क्या है, ये बोन मैरो का एक स्पेशल पार्ट है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट सेल, और इसी मेगा कैरियोसाइट सेल के अंदर प्लेटलेट्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब प्लेटलेट्स कितने दिन तक सरवाइव करता है, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, ये 7 दिन तक रहता है।
इसका लाइफ स्पैन कितने दिन तक, 7 डेज। उसके बाद फिर डिस्ट्रॉय, फिर रिकवरी, फिर डिस्ट्रॉय, फिर रिकवरी। देन करता क्या प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जब कभी भी ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स के पास नंबर ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड को स्टॉप कर देते हैं। मतलब तभी तो अगर किसी कंटिन्यूस, जैसे जरा सा चोट लग जाती, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती, तो सभी बोलते हैं कि इनके अंदर प्लेटलेट्स के नंबर कम है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है रिस्पॉन्सिबल ही होता है, किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। अब इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो WBC के टाइप्स है, इनमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका होता है, मतलब इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, क्योंकि कभी कभी ये भी पेपर में पूछा था। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है, कितना होता है, 60 to 65%। लिम्फोसाइट कितना होता है, 20 से 25% होता है। मोनोसाइट कितना होता है, 6 से 8% प्रेजेंट होता है। ईसनोफिल कितना होता है, 2 से 3% पाया जाता है। बेसोफिल कितना होता है, 0.5 से 1%। तो सबसे ज्यादा क्या, न्यूट्रोफिल की, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, उसके बाद ईसनोफिल, उसके बाद बेसोफिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की, कि ब्लड कितने टाइप्स होते हैं, A B एंड O। 4 टाइप ऑफ ब्लड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन से, A B एंड O, ये सब टाइप्स होते हैं किसके, ब्लड के। अब ABO ग्रुपिंग क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन ऑन द RBC, दैट इज A एंड B। बॉडी में जो RBC की सरफेस होती है, रेड ब्लड सेल की, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर मतलब एंटीजन प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको डिटरमाइन करता है किस टाइप का ब्लड ग्रुपिंग हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो NCERT बुक में एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसके पास एंटीजन प्रेजेंट होता है, किसके पास एंटीबॉडी पाया जाता है, किसके पास नहीं होता। और डोनर ग्रुप्स क्या होते हैं, मतलब हम किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो टेबल में लिखा हुआ, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टेबल को अच्छे से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है RH ग्रुपिंग क्या होता है। इट इज सिमिलर टू एज अ प्रेजेंस ऑफ रेसस मंकी। सबने रेसस मंकी के बारे में स्टडी किया होगा। तो ये जो RH फैक्टर होता है वो सबसे पहले किस में देखा गया था, रेसस मंकी में देखा गया था। और मंकी क्या होते हैं, हमारे एंसेस्टर हैं। अब वुमेन की पॉपुलेशन में 80% मतलब 80% जो वुमेन पॉपुलेशन है उसका RH क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बाकी 20% का क्या होता है, RH निगेटिव होता है। तो 80% का RH पॉजिटिव और 20% का RH निगेटिव। तो अगर RBC के सरफेस पे RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा, एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा, और एंटीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, मतलब मिसमैचिंग क्या होता है, ब्लड की मिसमैचिंग कैसे होती है, और अगर ब्लड की मिसमैचिंग हो गई तो क्या होगा। यहाँ पे RH की मिसमैचिंग हो रही है। अब अगर ब्लड को भी कोई डोनेट करता है तो मिसमैचिंग हो जाए, मतलब अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है तो उसको हम जो है कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, A दे सकते हैं, है ना, वही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अब उसको हम AB ब्लड ग्रुप तो प्रोवाइड कराने नहीं जाएंगे। तो जब जैसे अगर उसका RH पॉजिटिव है और उसको हम RH निगेटिव दे रहे हैं, मतलब जैसे उसका A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसको हम A निगेटिव ब्लड ग्रुप देंगे तो उसका RBC तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ब्लड डोनेट करते समय ये सब बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से केयरफुली देखना पड़ता है कि कौन से पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप है। मैचिंग करा के तभी ब्लड को डोनेट किया जाता है, नहीं तो ब्लड को डोनेट नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि अगर अपोजिट ब्लड, हम जैसे फिजिक्स में तो अपोजिट चार्ज मतलब आपस में जो है क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ अपोजिट चार्ज एक दूसरे से रिपल होने लगते हैं बायो में। यूँ क्योंकि अगर हम अपोजिट ब्लड ग्रुप अपनी बॉडी में दे रहे, मतलब पॉजिटिव है किसी का तो उसे निगेटिव दे रहे, तो तुरंत हमारी RBC क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे RBC की डिस्ट्रॉय होने से क्या हो सकता है, बॉडी मतलब पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो RH मिसमैचिंग क्या होता है, मतलब RH निगेटिव किसका है, जो प्रेग्नेंट मदर है उसका है। RH पॉजिटिव किसका, उसके फेटस में। चलो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, प्लेसेंटा बना, कुछ नहीं हुआ।
बट सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर हम केयरफुली उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, मतलब इसीलिए प्रेगनेंसी के बाद जो है अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना चाहिए एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से। तो उनको हम दिखाते तो हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपरली हुआ। तो अगर नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं किया, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मतलब जब कोई भी लेडीज सेकेंड बार प्रेग्नेंट होगी तब क्या हो सकता है, तो ये जो RH पॉजिटिव मदर का है और RH निगेटिव मदर का RH पॉजिटिव बेबी का है, तो इससे क्या हो सकता है, दोनों की आपस में मिसमैचिंग, मतलब दोनों का आपस में कोलैप्शन हो सकता है, दोनों आपस में कोलैप हो सकते हैं। तो मदर की ही बॉडी अपने ही बेबी के लिए क्या करने लगेगी, एंटीजन बनाने लगी, जिससे जो है बेबी के मतलब बच्चे का जो है वो उसका RBC डिस्ट्रॉय हो सकता है, और जिसकी वजह से बेबी की जो है डेथ मदर के वूम में ही हो सकती। इसीलिए कभी कभी केसेस सुनने में आते हैं कि RBC डिस्ट्रॉय हो गई, यही कंडीशन होती है, RH मिसमैचिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा मदर के वूम में ही उसकी डेथ हो जाती है। और ऐसी कंडीशन को बोला जाता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस मतलब कभी भी डेथ नहीं होती, तो कभी कोई जो बच्चा होगा वो अबनॉर्मल बॉर्न होता है, मतलब या तो उसको जॉइंटिस हो सकता है और उसके अंदर तो खून की कमी होगी क्योंकि उसका RBC डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट अगर क्रिटिकल कंडीशन आ गई तो फीटस की डेथ भी हो सकती। तो इसी वजह से फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मदर को जो है anti-RH का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसे सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने इस पूरे लेक्चर में WBC, उनके टाइप्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में और ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम कोगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो ब्लीडिंग कैसे होती है, ब्लीडिंग को कौन कौन सी एंजाइम, कौन कौन सी चीज़ें बॉडी में पाई जाती हैं जो उसके स्टॉप करती हैं, और बॉडी के अंदर कितने फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और भी जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।